हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 16 था, कंट्रोलिंग टेक्निक्स, उसके अंदर हम ट्रेडिशनल टेक्निक्स अपनी कवर अप कर चुके हैं पास्ट 2 वीडियोस के अंदर। ये इस वीडियो के अंदर जो रिमेनिंग पोर्शन है चैप्टर नंबर 16 का, जो कि है हमारा कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न कंट्रोलिंग टेक्निक्स, वो कवर अप करके ये चैप्टर फुली वाइंड अप कर देंगे। So without wasting your much time, let us start with contemporary or modern control techniques. तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास काफ़ी सारी टेक्निक्स आती हैं जो वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली है हमारी ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। तो स्टूडेंट्स, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग की हेल्प से हम किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो देखिए, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर इट रेफर्स टू दैट कंट्रोल टेक्निक विच रिक्वायर्स मैनेजर्स टू जस्टिफाई देयर इंटायर बजट रिक्वेस्ट एज फ्रेश रादर देन सिंपली रेफरिंग टू द बजट अमाउंट्स ऑफ इस्टेब्लिश प्रीवियस ईयर। स्टूडेंट्स देखो, कई बार हम क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के बजट का बेस ले लेते हैं और उस बजट के बेसिस पर ही अपना करंट ईयर का बजट बना देते हैं। बट ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में उस चीज़ को गलत बोला गया। वो कहते हैं कई बार उस बजट में क्या हो सकती हैं, खामियां हो सकती हैं, और हम उन खामियों के साथ ही अपना करंट का बजट बना रहे हैं। तो इसका मतलब वो खामियां हमारे करंट के बजट में भी आ गई, तो वो बजटिंग टेक्निक हमारी रॉन्ग होगी। लेकिन ज़ीरो बेस्ड बजटिंग ने इस चीज़ को क्या किया है, ओवरकम किया है। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के बजट को बेस नहीं लेते, हम फ्रेशली ही क्या करते हैं, बजट को बनाते हैं। जब हम फ्रेशली बजट को बनाते हैं, हम फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, करंट में क्या क्या स्केनेरियोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहे हैं, मार्केट का किस तरह का हिसाब है, क्या कॉस्ट है, कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट होगी करंटली, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रोजेक्ट का या किसी भी काम का बजट प्रिपेयर करते हैं। वो होती है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। नाम से ही स्पेसिफाइड है, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, मतलब कि जिसका कोई भी बेस नहीं है। ज़ीरो बेस है मतलब प्रीवियस ईयर या पास्ट ईयर किसी का भी हम कोई भी बेस लेकर नहीं चल रहे। तो इस तरह की जो बजटिंग होती है वो कौन सी बजटिंग कहलाती है, आपकी ज़ीरो बेस्ड बजटिंग कहलाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब देख लीजिए, जो हमारी सेकेंड टेक्निक है वो कौन सी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर इट रेफर्स टू दैट अकाउंटिंग सिस्टम अंडर विच ईच डिपार्टमेंटल हेड इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज डिपार्टमेंट। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हर डिपार्टमेंटल हेड को क्या कर देते हैं, उनके डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। सपोज जैसे प्रोडक्शन, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। प्रोडक्शन है, सेल्स है, एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो इनका जो भी हेड होगा, जैसे इसका प्रोडक्शन मैनेजर होगा, इसका सेल्स मैनेजर होगा, उसका एचआर मैनेजर होगा, इसी प्रकार से मार्केटिंग मैनेजर होगा। तो इनको हम क्या ठहरा देंगे, रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे इनके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, वो अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए खूब मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो टारगेट सेट किए हैं वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। सपोज़ अगर जब हम अगर अपने एंड रिजल्ट्स को मेजर कर रहे हैं, बट उसमें क्या होता है कि स्टिल कोई वेरिएंसेस पाया जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, उस डिपार्टमेंटल मैनेजर को जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, उस डिपार्टमेंटल हेड को ही क्वेश्चनेबल या उसी को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। क्लियर हो गया? ये होती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब देखिए, प्रोसेस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का भी। सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब देखिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ from the point of view of control, first of all the activities of business are divided into the groups. अब देखिए, कंट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, सबसे पहले
पूरी की पूरी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया तभी तो हम क्या कर पाएंगे, किसी पर्सन को अथॉरिटी दे पाएंगे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे पाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमें पता है हमारे बिजनेस के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी है, उसी की तरह हम क्या कर देंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देंगे और इन डिपार्टमेंट का एक एक हेड क्या कर दिया जाएगा, अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो जो ये डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हैं ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। क्लियर? ईच वर्किंग ग्रुप्स बिकम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, और हर वर्किंग ग्रुप क्या बन जाएगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बन जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारे पास कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर, सेकेंड वन इज़ आवर प्रॉफिट सेंटर एंड थर्ड वन इज़ आवर इन्वेस्टमेंट सेंटर। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर की, तो कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर्स क्या होते हैं? कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर is that unit of the enterprise on which expenditure is incurred but the output cannot be measured in term of money. कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर वो होते हैं जहाँ पर, ठीक है, वो यूनिट इंटरप्राइज का जहाँ पर हम एक्सपेंडिचर खर्चा तो कर दिया लेकिन वहाँ से आउटपुट को हम न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं मेजर कर सकते। जैसे देखो इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, एन ऑफिस an office is a cost center which involves expenditure on administrative activities, but it cannot be said that what activities will result on these expenses. जैसे हमें बताया गया है कि एक ऑफिस एक कॉस्ट सेंटर है, मतलब खर्चा तो हो रहा है ऑफिस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर, स्टेशनरी का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है ऑफिस के अंदर, बट हम एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंगली इसकी जो इनकम है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। बट इट कैनॉट बी सेड दैट व्हाट इनकम विल रिजल्ट, मतलब इतना खर्चा करने पर हमें कितनी इनकम जनरेट होगी। तो इस तरह के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर। दूसरा है हमारे पास प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर का क्या एम होता है, जिसका एम होता है विच इज़ हुज एम इज़ डिटर्मिन्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. It is a unit whose success or failure is evaluated on the basis of profit by finding out the difference between the income and expenditure. प्रॉफिट सेंटर तो वही होता है जो हमने क्यों क्रिएट किया है, प्रॉफिट को मेजर करने के लिए। और प्रॉफिट को स्टूडेंट्स हम कैसे मेजर करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर के माध्यम से। उनका जो भी डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वी ऑल नो दैट अ फैक्ट्री इज़ अ प्रॉफिट सेंटर। हमें पता है जैसे फैक्ट्री क्या है, एक प्रॉफिट सेंटर है, क्योंकि जितना भी गुड प्रोड्यूस हुआ और उस गुड को प्रोड्यूस करने पे जो भी लागत आई और उसको उन गुड्स को जब हमने सेल आउट किया, जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस विल नोन एज द प्रॉफिट सेंटर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज आवर इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर स्टूडेंट्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है इट इज़ अ यूनिट ऑफ द इंटरप्राइज where the manager is held responsible for the effective use of the assets of the department along with the income and expenditure of the department. स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है वो यूनिट इंटरप्राइज का जहाँ पर जो मैनेजर है उसको हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि तू जो भी तेरे डिपार्टमेंट के अंदर कामकाज होगा उसके लिए भी तू रिस्पॉन्सिबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी इनकम और एक्सपेंडिचर उसके अंदर जितनी भी इनकम जनरेट होगी, अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड होगा, उन दोनों चीज़ों के लिए भी मैनेजर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड स्टेप के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करेंगे, एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, अंडर विच द अकाउंट्स ऑफ एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी प्रिपेयर सेपरेटली। मतलब कि यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहाँ पर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या करनी है, क्रिएट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स फिक्स किए। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हमारे पास 3 तरह के थे, कॉस्ट सेंटर भी हो सकता है, वो प्रॉफिट सेंटर भी हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट सेंटर भी हो सकता है। उसके बाद उनका अकाउंटिंग सिस्टम क्या करेंगे, ऐसा मेंटेन करेंगे दैट मीन्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेंटर है उसका अकाउंटिंग दूसरे से डिफरेंट हो, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कितना इनकम हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा कि हम
थर्ड स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा कि हम क्या करेंगे, डिफरेंट गोल्स जो हैं डिपार्टमेंट के वो क्या कर लेंगे, डिटर्मिन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलेबल और इनकंट्रोलेबल कॉस्ट को क्या करेंगे, डिटर्मिन करेंगे। कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी होती है, कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि मैनेजर अपनी अथॉरिटी और पावर का इस्तेमाल करके मिनिमाइज कर सकता है, जो उसके कंट्रोल में होती है। और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट वो होती है जिसके मतलब मैनेजर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो होकर ही रहती है और उसके लिए मैनेजर के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती, दैट मीन्स वो उसके दायरे से बाहर होती है। फिर इन कॉस्ट को हम क्या करेंगे, डिटर्मिन करेंगे। और लास्ट वन इज़ टू टेक द नेसेसरी एक्शन। और लास्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर A report of actual progress of the department is maintained and deviations are sought to be found. और लास्ट में स्टूडेंट्स वी ऑल नो दैट कि हम कंट्रोलिंग करेंगे, जितने भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्रिएट करे थे ये डिपार्टमेंट से, इनकी इनकम, इनकी एक्सपेंडिचर्स को क्या करेंगे, मेजर करेंगे और फिर गोल्स के साथ मैच आउट करेंगे। और अगर डेविएशंस आती हैं तो उनको क्या किया जाएगा, सॉर्ट आउट किया जाएगा, फाइंड आउट किया जाएगा और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इस तरह की डेविएशंस ना हो। नेक्स्ट जो थर्ड टेक्निक है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर क्या है, it refers to that control technique under which a management auditor tests the efficiency of the manager at various levels of management. Students इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो जो हमारे हैं वो एक ऑडिटर को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और वो जो मैनेजमेंट ऑडिटर होगा वो बेसिकली क्या काम करेगा, वो टू चीज़ों को जज करेगा, टू थिंग्स को वो क्या करेगा, जज करेगा। वो टू थिंग्स कौन कौन सी हैं, क्वालिटी ऑफ द मैनेजरियल डिसीजन, की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजरियल डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं वो किस प्रकार से लिए जा रहे हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, और उनका मैनेजमेंट मेथड्स का एफिशिएंसी लेवल को चेकआउट करेगा। After making an impartial inquiry, the management auditor present his report to the board of directors and make suggestions for the improvement. और उसके बाद क्या होगा, और एफिशिएंसी जो मैनेजमेंट मेथड्स की है उनको चेकआउट करेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, इम्पार्शियल इंक्वायरी मेंटेन करेगा और अपनी जो रिपोर्ट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देगा। और उसे अगर लगता होगा कि किसी भी प्रकार की कोई इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो उसके लिए मेथड्स को सजेस्ट कर देगा। सिंपल टू से दैट मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर क्या होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, एक मैनेजमेंट ऑडिटर को क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे, जिनका काम क्या होगा, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी मैनेजमेंट के मेथड्स हैं उनकी एफिशिएंसी को चेकआउट करेगा और उनकी क्वालिटी को चेकआउट करेगा। और अगर उसे लगता होगा कि किसी भी प्रकार की कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है तो जब वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो उसमें वो बता देगा कि ये आपको इम्प्रूवमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करनी चाहिए ताकि आप अपने रिजल्ट्स को क्या कर सके और इन्हांस कर सकें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्रोसेस क्या है मैनेजमेंट ऑडिट का। नेक्स्ट दैट इज़ ऑब्जेक्टिव फॉर इंट्रोड्यूसिंग द मैनेजमेंट ऑडिट सिस्टम। सबसे पहले क्या है, फर्स्टली कि हम ऑब्जेक्टिव्स को लेट डाउन करेंगे कि क्यों हम मैनेजमेंट ऑडिट सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करेंगे, क्यों करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे डायरेक्टर्स करेंगे। उसके बाद कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, जब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो जाएगी उसके बाद इंक्वायरी का काम स्टार्ट हो जाएगा। जब इंक्वायरी का काम स्टार्ट हो गया, ठीक है, इंक्वायरी का काम स्टार्ट हो गया तो वो क्या करेगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी जो हमारा ऑडिटर है वो इंटरव्यू करेगा किनको, मैनेजर्स को, पॉलिसीज़ को ध्यान देगा, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेकआउट करेगा, मोटिवेशन का कैसा सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बाद कैसी कम्युनिकेशन का सिस्टम है, दैट मीन्स वो हर माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसको चेकआउट करेगा। Apart from this, he judges the quality of the managerial decision taken during a particular period of time. और उसके अलावा मैनेजरियल डिसीजंस की क्वालिटी को भी वो क्या करेगा, चेकआउट करेगा। नेक्स्ट इज़ क्रिटिकल अप्रेजल। जब उसने सारे के सारे नेसेसरी फैक्ट्स इकट्ठे कर लिए फिर वो क्या करेगा, उनको एनालाइज करेगा
और फाइंड आउट करेगा कौन सी एक्टिविटीज़, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो अननेसेसरी की जा रही है, जो यूज़लेस हैं, और कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो यूज़फुल हैं, ठीक है। और फाइनल जब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, किन को सबमिट करेगा, मैनेजमेंट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट करेगा। और उसे अगर लगता होगा कि किसी भी प्रकार की कोई भी सजेशंस, कुछ भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके रिगार्डिंग वो मैथडोलॉजी को क्या करेगा, प्रिस्क्राइब कर देगा, ताकि इन द कमिंग फ्यूचर उस चीज़ को क्या कर लिया जाए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडॉप्ट कर लिया जाए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है दैट इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS स्टूडेंट्स क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन की हर तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख लेते हैं, सो दैट जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डिसीज़न लेना है तो इमीडिएटली हम उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाए, ताकि डिसीज़न मेकिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए या टाइम वेस्टेज ना हो। MIS के अंदर हम कंप्यूटर्स या अदर इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो काम है वो जल्द से जल्द हो सके। और MIS का मेनली यूज स्टूडेंट्स हमारा किस चीज़ में होता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग के अंदर। नेक्स्ट इज प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस। ये भी स्टूडेंट्स बिल्कुल न्यू टेक्निक्स हैं आपके लिए, आपने नहीं पढ़ी। प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस के अंदर ये लेटेस्ट टेक्निक है कंट्रोलिंग की। इसके अंदर दो टेक्निक्स आती हैं, एक आती है PERT और एक आता है CPM मॉडल। PERT स्टैंड फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक एंड सेकेंड वन इज द क्रिटिकल पाथ मेथड। अगर हम प्रोग्राम इवैल्यूएशन और रिव्यू टेक्निक PERT की बात करें तो PERT बेसिकली जितने भी कई बार हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उन न्यू प्रोजेक्ट्स की अंदर हम PERT टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। PERT का काम क्या होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जितने पर डिफरेंट इवेंट्स और एक्टिविटीज़ हमने क्या करनी है, परफॉर्म करनी है, उन एक्टिविटीज़ और इवेंट्स के ये क्या करता है, एक प्रॉपर एक पाथ, एक आप कह लीजिए एक चार्ट, इसके अंदर हम क्या करते हैं पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके अंदर हम ये नोट डाउन करते हैं कि कितना टाइम किस एक्टिविटी को लगेगा। उसके बेसिस पर हम अपने टाइम को क्या कर पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं। और अगर हमें कोई भी एक्टिविटी यूज़लेस लग रही होगी या कोई भी हमें लग रहा है कि इस एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम एंड में क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारे पास सब कुछ क्लियर होगा कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी, इस पर्टिकुलर इवेंट को परफॉर्म करने में इतना समय लगेगा, तो हम एट दी एंड क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उस टाइम को किस प्रकार से मिनिमाइज़ कर सकें, ताकि आने वाले टाइम में जो हमारा प्रोजेक्ट है वो टाइमली कंप्लीट हो सके। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोसीजर क्या है हमारा कि हम एक्टिविटीज़ और इवेंट्स को क्या करते हैं, डिटर्मिन करते हैं PERT के अंदर। अब सबसे पहले जो सभी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा दैट इज़ कि इवेंट क्या होती है और हमारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। स्टूडेंट, जैसे ये देखिए ABCD, ये क्या है, इवेंट्स है, जो एक पर्टिकुलर टास्क है दैट इज़ नोन एज इवेंट। अब देखिए A से जब मैंने दूसरे इवेंट पे जाना है B पे, B से मैंने C पे जाना है, तो इसके अंदर मैं बहुत सारे टास्क, छोटे छोटे टास्क करूँगी, छोटे छोटे काम करूँगी, तब जाके मैं B इवेंट पे पहुँच पाऊँगी। तो जो ये छोटे छोटे काम, छोटे छोटे टास्क हैं, दीज टास्क आर नोन एज एक्टिविटीज़। क्लियर हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ और इवेंट्स को क्या करेंगे, डिटर्मिन करेंगे। आफ्टर दैट मैं क्या करूँगी, चार्ट प्रिपेयर करूँगी। आफ्टर कि मेरी पहले मैंने एक्टिविटीज़ और इवेंट्स को डिसाइड कर लिया ना, देन दे आर शोड ऑन दी, फिर इनको हम किसके ऊपर शो करेंगे, चार्ट के ऊपर शो करेंगे, इनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली। और इस चार्ट को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं या क्या बोलते हैं, डायग्राम बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, टाइम का एस्टिमेट लेते हैं। अब जो टाइम का एस्टिमेट होगा वो डिफरेंट कंडीशन में होगा। बेस्ट कंडीशन, अगर बिल्कुल ही सब कुछ हमारे फेवर में चल रहा है, अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मली चल रहा है, और वर्स्ट कंडीशन, सपोज हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना है और हमें पता है कि जो मेरा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है वो मॉनसून सीज़न में शुरू होने वाला है। सपोज कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, तो पता है ना ये किस तरह की कंडीशंस है, वर्स्ट कंडीशन। तो उसके अकॉर्डिंगली ही इन कंडीशंस को माइंड में रखते हुए ही हम क्या करेंगे, अपने टाइम का एस्टिमेट लेंगे। नेक्स्ट इज डिटर्मिनिंग द क्रिटिकल पाथ।
स्टूडेंट्स, क्रिटिकल पाथ क्या होता है? क्रिटिकल पाथ होता है वो एक्टिविटी या वो इवेंट जो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है कंप्लीट होने में, देन दैट इज़ नोन एज क्रिटिकल पाथ। तो देखिए यहाँ पर टूल किट में देखिए इसका मीनिंग गिवन है। क्रिटिकल पाथ क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ इन अ पर्ट नेटवर्क विच कंज्यूम्स मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। जो क्या लेता है? मैक्सिमम टाइम लेता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि इन क्रिटिकल पाथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और कोशिश की जाए कि इन क्रिटिकल पाथ का जो टाइम है उसको किसी भी तरह से रिड्यूस करें ताकि हमारी बाकी की एक्टिविटीज़ के ऊपर इसका इफ़ेक्ट ना पड़े। अब आप देख ही लीजिए, हमारे को कोई पर्टिकुलर चीज़ करनी थी, उसके लिए डिफरेंट ये देखिए एक्टिविटीज़ हो रही हैं। BC हो रहा है, AC हो रहा है, CD हो रहा है, ठीक है। AC को 4 दिन लग रहे हैं, BC को 2 दिन लग रहे हैं और CD को 3 दिन लग रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी कौन सी हुई? AC हुई। क्लियर हो गया? स्टूडेंट्स, ये कुछ एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं पर्ट मॉडल के, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। इन्होंने एक कार मेकिंग इवेंट का बताया हुआ है, ये प्रॉपर एक्टिविटीज़ और इवेंट्स डिस्क्राइब की हुई हैं कि किस काम को कितने दिन लगेंगे। तो एक बार इसको आप गो थ्रू करिएगा, ठीक है। और कोई भी अगर आपको क्वेरी आती है तो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम। जब मुझे सारे का सारा प्रोग्राम जब मेरा फाइनलाइज हो जाएगा, सारी एक्टिविटीज़ का टाइमिंग्स वगैरह नोट डाउन हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा कि जो भी क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ होगी उनके ऊपर मेन फोकस करेगा, स्पेशल अटेंशन उनके ऊपर पे करेगा, ठीक है। कितना टाइम उनके ऊपर टाइम कंज्यूम्ड हो रहा है उनकी कंप्लीशन पे, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट रूट होगा, ठीक है। तो कोशिश की जाएगी कि इसको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जाए ताकि हम अपना टाइमली प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएँ। और सेकंड मेथड है हमारे पास क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड में स्टूडेंट्स क्या होता है? ये वो कंट्रोलिंग टेक्निक है जिसके अंदर विच इज़ यूज टू चेक आउट दी कॉस्ट इन दी वर्क्स और प्रोजेक्ट कंडक्टेड रिपीटेडली। मतलब इसके अंदर हम कॉस्ट वगैरह के ऊपर क्या करते हैं? मेन फोकस करते हैं। और जहाँ लग रहा होएगा किसी, और इससे स्टूडेंट्स हमें पता लग जाएगा कि किस चीज़ के ऊपर हम अनवांटेड खर्चा कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, यूज़लेस है, या कौन से खर्चे बार बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब खर्चों के बारे में पता लग जाएगा और कोशिश करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे कि किस तरह से कॉस्ट को या एक्सपेंसेस को मिनिमाइज़ किया जाए। बुक के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ पर्ट और CPM की और डिससिमिलैरिटीज़ दी हैं, एक बार आप उनको चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको सीधा इवेल्युएशन बता रही हूँ पर्ट और CPM मॉडल का। अब देखिए पर्ट और CPM की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले है इफ़ेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल। स्टूडेंट्स, हम अच्छे से अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमने कंडक्ट करना है, ठीक है, हमने सपोज़ कोई बिल्डिंग बनानी है, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, तो जब हम पर्ट मॉडल से करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मैं प्रॉपर प्लानिंग कर पाऊँगी कि मेरे को कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है, और कंट्रोलिंग भी हो पाएगा क्योंकि हम हर चीज़ को क्या करेंगे? एक चार्ट की फॉर्म में उसको डिस्क्राइब करेंगे कि इस एक्टिविटी को कितना टाइम लगेगा, और फिर हम कंट्रोलिंग के माध्यम से कोशिश करेंगे कि कोई लॉन्गेस्ट रूट है उसको किस तरह से छोटा बनाया जा सके, कौन सी एक्टिविटी है जिसके ऊपर ज़्यादा समय लग रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके, इस तरह से, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली कंप्लीट हो पाए। नेक्स्ट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पर्ट और CPM मॉडल से हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजर्स ट्राइज मेनी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स एंड सिलेक्ट द मोस्ट यूजफुल पॉसिबिलिटी। हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस लगाते हैं कि ये वाली एक्टिविटी ऐसे होनी चाहिए। चलो नो डाउट कई बार कई एक्टिविटी होती ही है कि उसको 7 दिन ही लगेंगे कंप्लीट होने पे। हम कोशिश करेंगे कि उस एक्टिविटी को उस एक्टिविटी के साथ जोड़ दिया जाए जिसको कम समय लग रहा है, ताकि एक ओवरऑल इवेंट का जो टाइम है वो क्या हो सके? रिड्यूस हो सके। तो मैनेजर क्या करता है? डिफरेंट परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करता है और बेस्ट पॉसिबिलिटी को क्या करता है? सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रबल स्पॉट्स। जब हम होल प्रोजेक्ट को स्मॉल पार्ट्स के अंदर क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो हर पार्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होती है? हमें समझ आती है। दी एक्टिविटीज़ विच आर मोर रिस्की, जो मतलब हमें लगता है कि ये एक्टिविटी कोई बड़ी ज़्यादा रिस्की है, ये इसको बड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसके ऊपर हम खासा ध्यान देंगे, जिसको हम क्रिटिकल पाथ भी बोलते हैं या ट्रबल स्पॉट्स भी बोलते हैं।
और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें करेक्ट एस्टिमेट ऑफ टाइम मिल जाता है। वी ऑल नो दैट पर्ट के अंदर हम हर एक्टिविटी का टाइम क्या कर लेते हैं, पहले से ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, फोरकास्ट कर लेते हैं। और लास्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दी अथॉरिटी और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है हर ऑफिसर की हम क्लियरली डिफाइन करते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा बंदा किस काम के लिए अकाउंटेबल होगा। अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं, सेम उसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इनकी भी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम। पर्ट हमेशा न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होती है, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस टाइम लाइकली टू बी यूटिलाइज्ड इन। और जो हम टाइम स्टूडेंट्स नोट डाउन कर रहे हैं कि ए इवेंट को करने में इतने दिन लगेंगे, बी को इतने दिन लगेंगे, ये सब कुछ फोरकास्टिंग के ऊपर बेस्ड है। एंड फोरकास्टिंग किसके रिलेटेड होती है, फ्यूचर के रिलेटेड होती है। तो हमें ये पता लग सकता है अगर फोरकास्टिंग में ही कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ अनसर्टेनिटी आ जाए, ठीक है, फ्यूचर में कुछ भी गड़बड़ आ जाए, मे बी कुछ ऐसी वर्स्ट कंडीशन आ जाए कि हाँ भी हमारे को उस चीज़ में ज़्यादा टाइम लग रहा है। नेक्स्ट इज लिमिटेड यूज़। द यूज़ ऑफ पर्ट कैन ओनली बी मेड इन प्रोजेक्ट विच आर नॉट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड। और पर्ट का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में हो सकता है जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे, सेम तरह का ना, बिल्कुल यूनिक सा प्रोजेक्ट हो। तो इसका यूज़ भी क्या है, लिमिटेड है। मोर एम्फेसाइज किसके ऊपर है, टाइम के ऊपर। सिर्फ एक फैक्टर को ही तो ध्यान में दे रहे हैं। अब बिजनेस एक फैक्टर से नहीं चलता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको इफेक्ट करती हैं। तो पर्ट के अंदर हम सिर्फ टाइम के ऊपर मेन फोकस कर रहे हैं। एंड दीज आर नॉट पेनेसिया। स्टूडेंट पेनेसिया क्या होता है, पेनेसिया का मतलब होता है कि दी सिस्टम्स आर ओनली द मीन्स नॉट द एंड। मतलब कि कोई पेनेसिया का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें ना तो रेमेडी होता है, किसी भी इलनेस, कोई भी बीमारी है उसका इलाज, दैट इज़ नोन एज पेनेसिया। लेकिन ये पेनेसिया नहीं है, ये कोई रेमेडी नहीं है पर्ट मॉडल। ये एक तरीका है किसी काम को करने का, ये कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो कहने का यही मतलब है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अकेली ये चीज़ नहीं है जिस कि आप कहें कि हाँ ये रामबाण है, इससे हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं। हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अपना प्रोजेक्ट को रन करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी कुछ एक टेक्निक्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 16 है कंट्रोल टेक्निक्स, वो कंप्लीट होता है। आप अच्छे से इन वीडियोस को चेकआउट कीजिए। स्टिल अगर आपको लगता है कोई क्वेरी आपको आ रही है, कोई डाउट आपको आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी डाउट्स एंड क्वेरीज ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।